बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 से। अच्छा 8 के अंदर बेटा 3 दिए हुए पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट नंबर 3। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, पेज नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2। ये कह रहे हैं हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। 5 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करने हैं लेकिन इसमें से कोई डिजिट भी रिपीट ना हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 है तो एक डिजिट ना आपको सिर्फ एक बार ही यूज करना है। 9 को सिर्फ एक ही जगह आप फिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 9 को आपने 2 बार या 3 बार यूज कर लिया, कि 9 को पहले भी रखवा दिया फिर 9 को बीच में या आखिर में रखवा दिया। तो जब लिखा हुआ है ना कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब रिपीटिशन अलाउड जहां होगी बेटा वहां क्या केस बनेगा वो हम आगे देख लेंगे। तो फिलहाल ये समझ लें जितने भी आपको डिजिट्स दिए जा रहे हैं तीनों पार्ट्स में, आप डिजिट्स को एक बारी में एक ही बार यूज करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते। अब 3 पार्ट्स हैं बेटा, पहले पार्ट पे आते हैं। कह रहे हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। पार्ट नंबर 1 में कह रहे डिजिट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9। अब बेटा अगर पहले पार्ट को हम करें काउंटिंग प्रिंसिपल से तो बताइए 5 डिजिट है तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस बना दिए। बेटा पहली जगह फिल हो सकती है 5 डिफरेंट प्लेसेस से, 5 डिफरेंट वेज से। तुम ख्याल रखना बेटा यहां मैं 5 ये वाला 5 नहीं लिख रहा है ना, मैं यहां 5 वेज लिख रहा हूं। जो 5 लिख रहे होते हैं ना बेटा वो डिजिट नहीं होता, 5 तरीके होते हैं, 5 वेज होता है। तो बताइए बेटा पहले बॉक्स को फिल करने के 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है तो पहला बॉक्स फिल होता है 5 डिफरेंट तरीकों से। और जब फिल हो जाएगा तो अगला बॉक्स में कोई से 4 आ जाएंगे, फिर अगले में कोई से 3 आ जाएंगे, फिर अगले में कोई से 2 आ जाएंगे, फिर अगले में जो आखिरी बचेगा वही आएगा। तो टोटल वेज कैसे निकले 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वेज। अब मुझे बताएं अगर ये काउंटिंग प्रिंसिपल से 120 वेज आ रहा है तो परम्यूटेशन से कैसे होता। बेटा 5 लेटर में से 5 ही को अरेंज करवाना है तो 5p5। अरे यस आंसर आ जाएगा 120, आसान था। आइए पार्ट नंबर 2 में। अब कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको दिए जा रहे हैं 6 डिफरेंट डिजिट्स, सही है बेटा। अच्छा 6 डिफरेंट अगर आपको डिजिट्स दिए जा रहे हैं तो जरा इसमें देखो एक मिस्टेक हुई है बेटा, छोटी सी इसको सही कर दूं मैं। अगर आपको बेटा 6 डिफरेंट डिजिट्स दिए जा रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट डिजिट्स तो दिए हुए हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 डिजिट्स यूज कर रहे हैं, 5 डिजिट का आपको एक नंबर फॉर्म करना है। तो बेटा अगर 6 में से हमें 5 डिजिट यूज करने हैं तो बॉक्सेस तो 5 बनाएंगे ना। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स और ये 5वां बॉक्स। अब बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं, दैट मींस पहला प्लेस फिल हो सकता है 6 डिफरेंट तरीकों से। और जब 6 में से कोई एक आ जाएगा, मान लो कोई एक आ गया 2, तो अब 1, 2, 3, 4, 5 बचे। अगले बॉक्स में 5 डिजिट्स में से कोई एक आएगा, उसके बाद 4 में से कोई एक आएगा, फिर 3 में से कोई एक आएगा, फिर 2 में से कोई एक आएगा। बेटा काउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने वेज हैं उन सबको आपस में करवा दो मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करवाया तो आंसर आ गया 720 वेज। अरे यस, तो डिजिट भले वो 10 दे दे आपको, 6 दे दे, 8 दे दे, वो कह रहा है 5 डिजिट को यूज करो तो बॉक्सेस बनेंगे 5। तो पहला बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट तरीकों से, अगला 5, अगला 4, 3, 2, सबको मल्टीप्लाई किया 720 वेज हो गया। अब तीसरा बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो डिजिट्स आपको दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन बेटा 5 डिजिट में से एक 0 भी है और आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए बेटे, अगर नंबर हमें दिए जाएं 2, 4, 6, 8 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मैं 5 बॉक्सेस बना दूं, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस बना दूं, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे बताओ बेटा पहले बॉक्स में या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, लेकिन बेटा 0 नहीं आ सकता। क्योंकि आप मुझे बताएं बेटा अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 4, 6, 2, 8, 0, बेटा ये तो कहलाएगा 5 डिजिट नंबर। लेकिन बेटा अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 0, 4, 6, 2 और 8, अब आप चेक करो बेटा अगर आपने पहले प्लेस पे 0 रखवा दिया तो फिर ये 4 डिजिट नंबर हुआ ना, 5 डिजिट कैसे हुआ। 5 डिजिट नंबर बेटे कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। 0 सेकंड प्लेस पर आ सकता है, थर्ड पे आ जाए, फोर्थ पे आ जाए, फिफ्थ पे आ जाए, 0 से आप स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर आप 0 पहले डाल दोगे तो ये 5 नहीं, ये तो खाली 4 डिजिट नंबर कहलाएगा, है ना। इसको आप 0, 4, 6, 2, 8 थोड़ी पढ़ेंगे, आप तो खाली इसको 4, 6, 2, 8 पढ़ेंगे। तो अगर आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है तो आप पहले प्लेस पर 0 को फिट नहीं कर सकते। तभी आप चेक करें काउंटिंग डेसिमल में क्या हुआ।
पहले प्लेस को फिल करने के मैं जीरो से नहीं फिल करवा सकता, तो मेरे पास 1 2 3 4 सिर्फ 4 ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 4 में से कोई एक आएगा। अब मान लो 4 में से कोई एक आ गया, मतलब 2 आ गया। जब 4 में से कोई एक आ गया, अब जीरो आ सकता है आगे, तो जीरो बीच में आ सकता है, सेकंड प्लेस पे आ सकता है, ऐसे बन सकता है 4 0 6 2 8। बेटा अभी भी आपके पास ये 5 डिजिट नंबर है, लेकिन 5 डिजिट नंबर बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए पहले प्लेस को फिल करने के 1 2 3 4 तरीके होते हैं। मान लो 4 में से कोई एक आ गया, तो अब तो 1 2 3 4 4 वेज बचे अगले प्लेस को फिल करने के। और जब 4 में से कोई एक आएगा तो फिर वेज कम होना शुरू हो जाएंगे। अगले में 3 में से कोई एक, फिर 2 में से कोई एक, और फिर ऑब्वियसली जो बचेगा 1 में से कोई एक आएगा। इन सारे ऑप्शन को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 96। अब आप मुझे बताएं बेटा, जो मैंने परमिटेशन से सॉल्व किया, देखो ये कितना आसान है। सेकंड पार्ट, 1 2 3 4 5 6, बेटा 6 डिजिट्स है ना, 6 में से कितने यूज करना है, कोई से 5 तो यूज कर लिए। 6 में से किसी 5 को अरेंज करवाना है। 6p5 निकालोगे, देखो जब भी आंसर वही 720 आएगा जिसका आया। अब यहां गड़बड़ है थोड़ी सी। अब अगर परमिटेशन से आप इस सवाल, वैसे मेरा कहना यह है कि सवाल एग्जाम में आए तो काउंटिंग प्रिंसिपल से ही कर लीजिएगा, सवाल को ज्यादा आसान है। बस पहले प्लेस में हमारे पास 5 ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन है फिल करने, क्योंकि जीरो पहले प्लेस पर नहीं आ सकता। जब पहला ऑप्शन फिल हो जाएगा तो अगले प्लेस पे जीरो आ सकता है, तो मतलब 4 ऑप्शन कोई से होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बट अगर बेटा इसी पार्ट 3 को परमिटेशन से करना हो तो देखो ये भी मुश्किल नहीं है कोई, बस थोड़ा सा उसके लिहाज से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बेटा मुझे बताइए 5 लेटर्स में से अगर मैं पांचों को अरेंज करवाता, 1 2 3 4 5, तो 5 में से अगर मैं 5 को अरेंज करवाता तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमारे पास 120 होते ना। अरे यस, टोटल नंबर हमारे पास 120 होते। अब आप मुझे बताइए ये 4p4 का आंसर मैं 24 लिख रहा हूं बेटा। शाबाश, बताएंगे 4p4 का आंसर 24 क्यों लिख रहा हूं? इसलिए बेटा क्योंकि मैं इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अब 5 में से कोई से 5 नहीं उठा सकता। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर ये देखो ये 4p4 होता है ना, इसको मैं दोबारा इस तरह समझा दूं बेटे आपको। ये जो 4p4 होता है इसको आप ऐसे समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो 5p5 का मतलब तो है कि 5 में से कोई से भी 5 उठा रहे हैं, बट हमें पता है कि 5 में से कोई से 5 उठाएंगे तो उसमें जीरो भी उठ चुका होगा पहले प्लेस पर। हमने क्या किया, हमने बॉक्स में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लेसेस बनाए, जीरो को करवा दिया हमने फिक्स्ड। कहां पर? पहले प्लेस पर। बेटा अगर मैंने जीरो को पहले प्लेस पर फिक्स करवा दिया तो अब मेरे पास 5 नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 डिजिट बचेंगे ना। तो बेटा ये वाला बॉक्स फिल हो सकता है 4 तरीकों से, ये हो सकता है 3 तरीकों से, ये हो सकता है 2 तरीकों से, ये हो सकता है 1 तरीकों से। तो मुझे बताओ बेटा अगर मैं जीरो को फिक्स करवा दूं पहले प्लेस पर तो मेरे पास 4 डिजिट बचेंगे, और 4 में से मुझे कोई से 4 ही उठाने पड़ेंगे, तो उसके वेज बनेंगे 24। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, 5p5 120 जो आंसर आया है 120 वेज, 120 वेज में से वो सारे वेज भी होंगे जिसमें जीरो को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया होगा। अच्छा, अगर मैं अब खास तौर पे जीरो को पहले प्लेस पर फिक्स कर दूं तो मेरे पास 4 में से 4 मुझे कोई लेटर उठाने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताइए अगर मैं टोटल 120 में से 24 को माइनस करवा दूं, यानी उन तमाम ऑप्शन को माइनस करवा दूं जिनमें मैंने जीरो को पहले प्लेस पे फिक्स करवा दिया था, तो मेरे पास जो अमाउंट बचेगा बेटा वेज का, वो वही वेज बचेगा ना जिसमें जीरो पहले प्लेस पर शामिल ऑब्वियसली नहीं होगा। यानी क्या किया, पहले 120 वेज निकाल लिए टोटल, कैसे? जिसमें जीरो को हमने मान लिया कि वो पहले प्लेस पर है, तो आ गए 120 तरीके। फिर हमने जीरो को करवा दिया फिक्स पहले प्लेस पर, और फिर नंबर ऑफ वेज निकाले। तो अगर हमने जीरो को पहले प्लेस पर फिक्स करवा दिया तो हमारे पास 4 लेटर बच गए, 4 में से कोई से 4 ही अरेंज होंगे 24 तरीकों से। अब अगर मैं टोटल में से उनको माइनस करवा दूं, कौन से ऑप्शन को? उन ऑप्शन को जिसमें मैंने जीरो को पहले प्लेस पे फिक्स करवा दिया था, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो 5 डिजिट नंबर चाहिए, मैं जीरो चाह रहा हूं पहले प्लेस पर ना आए। तो अगर जीरो को प्लेस करवा के पहले प्लेस पर मेरे पास 24 तरीके आए जिनमें जीरो पहले प्लेस पर है, तो अगर मैं टोटल वेज में से उन 24 वेज को यानी उन वेज को माइनस करवा दूं जिसमें जीरो पहले प्लेस पर हो, तो मेरे पास जो बच जाने वाले वेज होंगे बेटा वो वही वेज होंगे जिनमें जीरो पहले प्लेस पर शाबाश नहीं होगा। अरे यस, शाबाश बेटा, ये दोनों कॉलम कॉपी कर लीजिए अपने पास। लेकिन अगर बेटा आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये वाला मेथड परम्यूटेशन का डिफिकल्ट लगे ना, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर यही है। मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल से क्या कैसे हो जाएगा सॉल्व
कि सर 1 2 3 4 5 जीते, सर पहले प्लेस पर पांचों में से कोई नहीं आएगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 4 में से कोई एक आएगा। मान लो 4 में से कोई एक आ गया, यही वाला 4 आ गया या यही वाला 6 आ गया, तो अब तुम्हारे पास 1 2 3 4 फिर से बचे, अगले बॉक्स में 4 आ जाएंगे, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, सबको मल्टीप्लाई करा दिया, वही बनेगा 96 पेज। बच्चों वीडियो पॉज करके जरा क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी कर लीजिए, तो उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिए हुए हैं 2 पार्ट्स, बहुत आसान। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन 9 जो है वो उसी तरह का सवाल है जो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन नहीं था कि वो NPR फिर n-1, हम पूरा फॉर्मूला खोलते थे NPR का, कॉमन निकालते थे, LCM लेते थे, वो सारा सवाल वही है। तो शाबाश, जरा बेटा इसे कॉपी करके फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट की हेडिंग बना दीजिए, प्रूव दैट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर लेके आना है। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं प्रूव दैट। अब प्रूव दैट के अंदर पहला पार्ट क्या है बेटा? पहले पार्ट में कह रहे हैं n परम्यूटेशन r का आंसर लाना है n-1 परम्यूटेशन r फिर प्लस r मल्टीप्लाइड बाय n-1 परम्यूटेशन r-1। बेटा अगर आपको ये वाला, अगर आप डायरेक्ट बेटा ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगी बात। आप 6.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे ना बेटा, उनमें हमने इस तरह के सवाल सॉल्व किए थे। काइंडली हो सके तो पहले 6.2 के क्वेश्चन 2, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2 के लास्ट के 2 पार्ट्स थे, उनको देख लीजिएगा तो फिर ये समझ में आ जाएगी बात कि क्या हो रहा है। बाहर बेटा इसमें हमने राइट हैंड साइड से बात शुरू करी, और राइट हैंड साइड से बात शुरू करके बहुत ध्यान सुनना बेटा, इस पर लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला। बेटे n-1 परम्यूटेशन r फॉर्मूला कैसे खुलता था? शाबाश, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से माइनस होता था नीचे वाले का होल फैक्टोरियल, प्लस के बाद ये r वैसे ही आ गया। अब आ जाओ बेटा इस पर लगा दो फॉर्मूला, क्या बनेगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से माइनस किया नीचे वाले को और उसका होल फैक्टोरियल। बेटा लंबा सवाल है, साथ साथ कॉपी करते रहिएगा। अब मुझे बताओ बेटा, ऊपर n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल तो कॉमन आ रहा है, तो मैंने अगले स्टेप में n-1 का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया। तो बेटा अगले स्टेप में ऊपर वैल्यू बच गई अपने पास 1 अपॉन n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस, बेटा ये वैल्यू ब्रैकेट कॉमन ले चुके हैं तो ऊपर खाली बच गया r अपॉन, अच्छा यहां बेटा ब्रैकेट से माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n-1 माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। अरे यस बेटा, अगले स्टेप में -1 से +1 कैंसिल, तो अब देखिए अपने पास वैल्यू क्या बच गई बेटा। ब्रैकेट के बाहर तो छोड़ दिया हमने, n-1 का फैक्टोरियल एज इट इज, ब्रैकेट में आए तो ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा बेटा इस वैल्यू को मैं ठीक करके लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है ना n-1 माइनस r, मैं इसको लिख लेता हूं n माइनस r माइनस 1, एक ही बात है, अल्फाबेट सारे एक जगह कर लो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल फिर प्लस r डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है? -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो बेटा नीचे सिर्फ बचा है n माइनस r का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा एलसीएम निकाल लें अंदर वाली वैल्यू का, तो देखो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई n-1 का फैक्टोरियल। बेटा इन सब का एलसीएम लिया, बेटा इन दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों को मिला के लिख दोगे, दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा n-r-1 का फैक्टोरियल टाइम्स n-r का होल फैक्टोरियल। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये वाला n-r फैक्टोरियल बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-r का फैक्टोरियल प्लस, बेटा ये वाली पूरी ब्रैकेट इस r से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा r के साथ n-r-1 का फैक्टोरियल। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कीजिए बेटा सारे स्टेप्स। सही है, अब ध्यान से बात सुनना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इस ऊपर वाली वैल्यू का ना फैक्टोरियल खोल रहा हूं n-r। अच्छा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे खोलते थे? पहले वो नंबर आता था फिर उसमें से एक कम होता था, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये वैल्यू बन जाएगी n-1 का फैक्टोरियल अपनी जगह। बेटा n-r का फैक्टोरियल कैसे खोलोगे? तो पहले आएगा खुद n-r
फिर आएगा उस n माइनस आर में से -1 और वहीं रोक दिया फैक्टोरियल। तो पहले जिस ब्रैकेट का फैक्टोरियल खोलते हैं पहले वो ब्रैकेट आती है, फिर उस ब्रैकेट में से एक कम हो जाता है, वही रोक दिया फैक्टोरियल। फिर साथ में बेटा वैल्यू आपके पास क्या क्या लिखी हुई है, तो r लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है और साथ में n माइनस आर का फैक्टोरियल। यार है पढ़ने में, ध्यान से बात सुनना बेटा। इसे वैसे ही छोड़ा, इसे वैसे ही लिखा, ये वैसे ही लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट भी वैसे ही लिखी हुई है। सर सब कुछ वैसे नहीं लिखा हुआ, इधर देखें n माइनस आर के फैक्टोरियल में पहले खुद n माइनस आर आ गया और फिर इसमें से एक कम हो गया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कॉमन निकल आए। बेटा जब ये वाली ब्रैकेट कॉमन निकल आएगी तो वो नीचे वाली वैल्यू से शाबाश कैंसिल हो जाएगी ना। तो बेटा वो स्टेप आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो नीचे वाली ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो आप एग्जाम में चाहें तो इस तरह कैंसिल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, मतलब ये कॉमन निकला, कॉमन निकल के इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। तो अब क्या क्या बच गया अपने पास बेटे? अपने पास वैल्यू बच जाएगी n माइनस 1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में आए। बेटा ब्रैकेट के अंदर देखो पहली वैल्यू अपने पास है n माइनस आर, चेक कर रहे हो n माइनस आर। बेटा अगली वैल्यू सिर्फ क्या बची है? वेरी गुड, सिर्फ r बचा है। अपॉन में बेटा ये वाली ब्रैकेट कैंसिल हो चुकी है, सिर्फ क्या बचा है? n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, जिसमें से प्लस आर से माइनस आर भी कैंसिल हो गया। बेटा अगर वीडियो पॉज करके पहले वाला स्टेप जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो आगे बढ़े। अब ध्यान से बात सुनना बेटे। अब चेक करो, ऊपर वैल्यू बची है हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसके साथ बचा है एक n, ये वाला n। और बेटे अपॉन में हमारे पास वैल्यू बची है n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहां पे कॉपी कर लो बेटा, मैं पहले वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं। मुझे NPR लेके आना है बेटा जवाब, ख्याल रखना NPR लेके आना है जवाब। तो बेटा इसका आंसर NPR लाने के लिए बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। मुझे बताइए बेटा ये लिखा हुआ है एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, तो आप जरा याद करके बताइए, अगर कहीं लिखा हो 8, कहीं लिखा हो ऐसे कि 8 का फैक्टोरियल और 9, तो बेटा इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 9 लिख दूं पहले और 8 का फैक्टोरियल लिख दूं बाद में। एक ही बात है, बड़ा नंबर पहले लिख दिया, छोटा नंबर बाद में लिख दिया। अब 9 into 8 फैक्टोरियल का मतलब बेटे 9 फैक्टोरियल ही तो होगा, क्योंकि क्या करते हैं छोटे नंबर को हटा देते हैं, बड़े नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो जरा इन दोनों में चेक कर लो बेटा, इन दोनों में अगर मैं n को पहले अरेंज कर लूं, अगर मैं n को पहले लिख लूं और n माइनस 1 के फैक्टोरियल को बाद में लिख लूं और डिवाइड में मैं n माइनस आर का होल फैक्टोरियल वैसे ही लिख दूं, तो शाबाश। अब मुझे बताओ बेटे, ये लिखा हुआ है an, उसमें से एक कम का फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे? छोटी वैल्यू को इग्नोर करके बड़ी वैल्यू के साथ अरे यस लगा देंगे फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल ही तो फॉर्मूला होता था n परम्यूटेशन r का, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। शाबाश बच्चों, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा। इसका पार्ट नंबर 2 तो मेरे ख्याल ये तो फिर भी लेंदी सवाल था, पार्ट नंबर 2 तो शायद है ही मुश्किल से 4 या 5 स्टेप का। पार्ट नंबर 2 बेटा आप होमवर्क में काइंडली जरा खुद ट्राई कर लीजिएगा, और अगर पार्ट नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक आध बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बेटा, वो मैं इंशाल्लाह आजकल में टाइम निकाल के उनका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन बेटा पार्ट नंबर 2 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, इनफैक्ट इससे ज्यादा आसान सवाल है, मुश्किल से 3 या 4-5 स्टेप का सवाल है। इस सवाल में फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया है। बेटा हम आएंगे इसके अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां से सुनिए बेटा आपने बात बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 पर तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 191, एक्सरसाइज नंबर 6.2। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ना बेटा इसने काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन बेटा इनमें ना है काम आसान, बस खाली जरा ध्यान से सुनिएगा कि बात हो क्या रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं सवाल पढ़ रहा हूं बेटा पूरा, पहले सवाल सुन लीजिए। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 10 में हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स यानी परम्यूटेशंस कैन बी बनाई जा सकती हैं, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी जो वर्ड आपको दिया जाएगा उसमें सारे लेटर्स को आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि 6 में से कोई 5 या कोई 4 यूज होंगे। अब डिफरेंट पार्ट दिए हुए, लेकिन बेटा इसमें तो आप एग्जाम के लिहाज से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिहाज से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 है,
बेटा हमें वर्ड दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, हमें वर्ड दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स। सही है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। अब ये हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स में से मैं इनकी कितनी अरेंजमेंट आपस की बना सकता हूं। अब आप याद करो बेटा, मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करवाया था जो इसमें वर्ड था मैट्रिक्स, और मैंने आपसे क्या कहा था कि इस मैट्रिक्स को हम अरेंज करवाने के लिए काउंटिंग प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं और परम्यूटेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन यहां तुम देख रहे हो बेटा, इसमें एस देखो 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है बेटा। इसमें टी चेक करो, टी भी आ रहा है 3 बार, आई चेक करो 2 बार। तो ये अलग सिचुएशन है बेटा, ये अलग सिचुएशन है। अगर सवाल ऐसा हो जिसमें कोई डिजिट या कोई अल्फाबेट रिपीट ना हो रहा हो, एक से ज्यादा मर्तबा ना आए, तो इसको तो आप काउंटिंग प्रिंसिपल से या परम्यूटेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इसको काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको एक ही मेथड से सॉल्व करना है। अब मेथड बहुत आसान है बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनिए। सॉल्यूशन में मुझे बताइए, इसमें टोटल हमारे पास n, मतलब लेटर्स कितने हैं 10 हैं। टोटल लेटर्स 10 हैं, लेकिन याद रखना बेटा इसमें हम बोलेंगे n1। n1 का मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो n1 नाम रख दिया, इसका नाम कोई भी रख सकते हो बेटा। अब एस चेक कर लो बेटा, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो बेटा एस आ रहा है 3 बार, तो लिख दिया 3 बार। उसके बाद जरा n2 अगर नाम दे बेटा, तो n2 चेक कर लो, नाम दे देते हैं टी का। बेटा टी भी तो 1 बार 2 बार और 3 बार आ रहा है, तो टी भी 3 बार आ रहा है। आई बेटे 2 बार आ रहा है, तो हमने n3 को नाम दे दिया किसका, आई का, और आई आ रहा है अपने पास सिर्फ 2 बार। एग्जाम के लिहाज से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस तरह के सवाल पर, जिसमें वो कोई वर्ड देगा जिसमें लेटर रिपीट हो रहे होंगे। तो क्या करना, n बोल देना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को, n1 बोल देना उस लेटर को जो रिपीट हो रहा हो जितनी बार, n2 बोल देना अगले लेटर को जो अगला लेटर रिपीट हो रहा हो जितनी बार, और n3 बोल देना उसको जो अगला लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा हो। ये सारा काम करने के बाद बेटा इसके जो टोटल वेज निकाले जाते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। टोटल वेज निकाले जाएगा, n आएगा, नीचे n1 कॉमा n2 और कॉमा n3। ये इस तरह से परम्यूटेशन से कैलकुलेट होगा बेटा फॉर्मूले। अब प्लीज जरा ध्यान से बात सुनना बेटे। टोटल वेज निकालने के लिए बेटा यहां n जहां था वहां तो आ गया 10, और जो लेटर बेटा जितनी बार रिपीट हुआ ना उसमें n1 की वैल्यू चेक कर लो 3 है, n1 की वैल्यू 3, फिर कॉमा बेटे n2 की वैल्यू भी इत्तेफाक से 3 है, और जो n3 है बेटा वो इत्तेफाक से 2 है। तो ये फॉर्मूले की शक्ल ये बन जाएगी। और बेटा मैंने 6.1 में मुझे याद पड़ता है कि आपको ये फॉर्मूला बता दिया था कि इस तरह की परम्यूटेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और बेटा नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, और उनका प्रोडक्ट यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये ऐसे सॉल्व होता है बेटा। अब जरा कैलकुलेटर के अंदर बेटा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो बेटा कैलकुलेटर जो है वो हमें आंसर दे रहा है 50400 50400। शाबाश, ध्यान सुनना बेटा, कॉपी कर लें जरा सवाल ये हो गया बेटा। अच्छा अब जरा एक काम करते हैं बेटा, इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसमें सिमिलैरिटी है, कुछ पार्ट्स अलग हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर पार्ट नंबर 1 में वर्ड दिया था स्टैटिस्टिक्स। अब हम उठाते हैं कोई ऐसा सवाल जिसमें अल्फाबेट रिपीट हो रहे हो। तो पहले आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब जरा पहले पार्ट नंबर 4 पर आ जाए बेटा, ध्यान से बात सुनना बेटा। पार्ट नंबर 4 में जो हमें वर्ड दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 में जो वर्ड दिया हुआ है वो है फास्ट टेंस, FASTEN और S। अब ये वर्ड दिया हुआ है फास्ट टेंस। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये जो वर्ड है ये वो मैट्रिक्स वाली कैटेगरी है? नहीं सर, मैट्रिक्स के वर्ड में तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, ये तो स्टैटिस्टिक्स वाली कैटेगरी है। आप चेक कर लें बेटा, इसमें जो S है, अरे यस वो आ रहा है ना 2 बार। तो बेटा मैं डेटा पूरा नहीं बनवा रहा, मैं क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूं। जब आप इस सवाल को बेटा सॉल्व करेंगे तो शामिद बता दीजिए कि जो टोटल आपके पास लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स n जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 बेटा वो 7 हैं। अब डायरेक्ट सिर्फ ऐसे लिख देना बेटा n1 में आप चेक कर लो बेटा कौन रिपीट हो रहा है, अरे सिर्फ ये वाला ऐसी तो रिपीट हो रहा है, वो भी कितनी बार बेटा, शाबाशी 2 बार।
तो बेटा अब जब मैं इसकी परम्यूटेशन निकालूंगा यानी टोटल वेज निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 7 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। जब बेटा 7 और 2 आएगा तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे वाले का फैक्टोरियल। बेटा कैलकुलेटर से जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करवाएंगे तो ये अमाउंट बन रहा है 252520। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले पार्ट 5 पर। पार्ट नंबर 5 जो है बेटा वो भी आपको उसी कैटेगरी का सवाल दिया हुआ है जिसमें कुछ लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सही है, जैसे आपके पास पार्ट नंबर 5 है तो पार्ट नंबर 5 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वर्ड दे रहा है मैथमेटिक्स। चेक करना बेटा, इस वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर टोटल तो 11 लेटर्स होगा। बेटा 11 लेटर्स के साथ मुझे कंफर्म कर दो n1। n1 में आप ये कह सकते हो कि जो m है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो m एक बार और 2 बार, m 2 बार आ रहा है। बेटा अगर मैं इसको n2 कह दूं और n2 में अगर मैं a को मान लूं, आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। a चेक कर लो, a भी आ रहा है 2 बार। उसके अलावा चेक करो बेटा, अगर मैं इसमें n3 का नाम दे दूं तो n3 में मान लो कि जैसे t आ रहा है, अब t भी आ रहा है आपके पास 2 बार। चेक कर लो बेटा, बाकी वैल्यू तो कोई और रिपीट नहीं हो रही। अब इसमें n 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है। बताइए बेटा इसके बेस निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर 11 और नीचे तीनों वैल्यूज आ जाएंगी 2, 2, 2। बेटा इन सबको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा कैलकुलेटर में अगर इसकी वैल्यू पुट करवाते हैं, जरा लंबी चौड़ी इसकी वैल्यू आ रही है, इसका आंसर बन रहा है बेटा टोटल 4989600 वेज। इतने तरीकों से आप इस वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करवा सकते हैं। सही है बेटा। अच्छा, अब इसमें एक पार्ट नंबर 6 दिया बेटा, वो होमवर्क में खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें वर्ड दिया हुआ असिस्टेंस, उसमें चेक कर रहे हैं आप कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा बेटा, इसके अंदर जो सवाल मैं भी आपको खुद से सॉल्व करने को बोल रहा हूं वो आप चेक करें। जैसे पार्ट नंबर 2 है बेटा, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, देखो जैसे मैट्रिक्स सॉल्व हुआ था। आप शाबाश मुझे बताइए बेटा, मैट्रिक्स वर्ड में भी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा था बेटा, यहां पर भी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5 5 लेटर्स हैं बेटा, इनकी अरेंजमेंट या तो 5 फैक्टोरियल लिख देना, 5 फैक्टोरियल ना लिखो तो 5 लिख देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। अरे यस। फिर इस तरह बेटा एक वर्ड दिया है ऑब्जेक्ट, बेटा वर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, तो या तो लिख देना 6 फैक्टोरियल या फिर लिख देना 6 परम्यूटेशन 6, उससे इसका आंसर निकल आएगा बेटे वर्ड ऑब्जेक्ट का। सही है। तो जो प्लेन सवाल है, जो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, वो आप बेटा उस तरह ही कर लें जिस तरह मैट्रिक्स वाला सवाल सॉल्व किया था और आंसर अपने पास बुक से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स। बेटा क्वेश्चन 10 के सारे पार्ट्स के बाद अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। सही है बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम 11 की तरफ। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा 11 में। अच्छा 11 के अंदर बेटे जो आपको दिए जा रहे हैं 8 डिजिट्स दिए जा रहे हैं, मैं समझाता हूं बेटा भी सवाल, पहले जरा डिजिट कॉपी कर लीजिए। एक 2 है, अच्छा 2 जो है वो 3 बार है, फिर 3 जो है वो भी 3 बार है, और फिर 5 एक बार है और 6 एक बार है। सही है, इतनी बात तो क्लियर है। अब ध्यान से बात सुनो बेटा, ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 8 डिजिट नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का आपको एक नंबर जनरेट करना है। कितने तरह से वो जनरेट हो सकता है, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें बनाई, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है बेटा। अब ये ट्विस्ट क्या है बेटा, इसमें सीन क्या है वो जरा सुनना। कह रहे हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स दिस। कह रहे हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 मिलियन। ये मैं भी आपके सामने लिख के बताता हूं बेटा, बस पहले इसके जरा फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स अमंग दीज, हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60। बेटा 6 करोड़ का उसको या 60 मिलियन को एक ही बात है। सही है, 6 करोड़ या 60 मिलियन,
60 के आगे लाख है बेटा, 60 मिलियन पढ़ लो या 6 करोड़ पढ़ लो, एक ही बात है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इन 8 के 8 डिजिट से नंबर तो जनरेट करने हैं, लेकिन आप वो ऐसे तमाम नंबर जनरेट करेंगे जो नंबर इस 60 मिलियन से ग्रेटर होंगे। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, यहां पर काउंटिंग प्रिंसिपल मत लगा देना, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा इसमें कुछ डिजिट रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये तो सवाल जैसे मैट्रिक्स था, हर लेटर एक एक बार था। फिर एक सवाल आ गया स्टैटिस्टिक्स, उसमें एस 3 बार, हाँ टी 3 बार, और फिर आई 2 बार। तो यहां चेक कर लो, 2 3 बार आ रहा है, 3 खुद 3 बार आ रहा है, फिर 5 और 6 आ रहा है। तो यहां काउंटिंग प्रिंसिपल से हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। आप शाबाश मुझे बताइए, अगर इस सवाल को मैं काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर रहा तो मैं इसको उसी परम्यूटेशन वाले मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा? बहुत ही आसान काम है, बोर्ड पर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स तो आ गए टोटल। अब मुझे बताओ बेटा, जो 2 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना, वेरी गुड, नीचे लिख दिया हमने 3 कॉमा। बेटा ये वाला 3 कितनी बार आ रहा है? ये भी 3 बार आ रहा है, तो ये लिख दिया मैंने, फिर नीचे 3। अरे बेटा ये वही तो है n1 और n2, और ये n है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, n1 का मतलब 2, कितनी बार? 3 बार। n2 का मतलब 3, कितनी बार? 3 बार। इन सब की बेटा वैल्यू जब निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, उसके नीचे 3 फैक्टोरियल, उसके साथ फिर 3 फैक्टोरियल। बेटा जरा इसकी पूरी टोटल वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ रही है 1120 वेज। चलो शाबाश, जरा बेटा यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं ये अगले पार्ट में क्या बोल रहा है। सही, 60 मिलियन का जिक्र क्या था। ये तो सवाल का पहला हिस्सा हो गया। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, सवाल के अगले हिस्से में। अब सवाल के अगले हिस्से में कह रहा है कि बताओ इन्हीं डिजिट्स में से ऐसे कितने नंबर्स अरेंज हो सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं जो 60 मिलियन से बड़े हों। बेटा जब कोई नंबर स्टार्ट ही 6 से हो रहा है तो तुम देखो इस 6 में ना आप यहां 5 रखवा सकते हो, ना आप यहां 3 रखवा सकते हो, ना आप यहां 2 रखवा सकते हो। बेटा 5 रखवाओगे तो 50 मिलियन नंबर बनेगा, 2 रखवाओगे तो 20 मिलियन बनेगा, 3 रखवाओगे 30 मिलियन बनेगा। हमें तो नंबर 60 मिलियन से बड़ा चाहिए, यानी नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 6। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं काउंटिंग प्रिंसिपल नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर हम 8 बॉक्सेस रख भी देते तो बेटा पहले और नंबर पे हमें 6 को क्या करवाना पड़ेगा? वेरी गुड, फिक्स करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सारी अरेंजमेंट वो मिले जो स्टार्ट ही 6 से हो। तो अब मुझे बताएं बेटा, इन 8 में से जब आपने 6 को पहले प्लेस पर रखवा दिया तो ये तो खत्म हो गया आपके पास। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब बच्चों सिर्फ 7 लेटर्स ही तो आपके पास बचे। अब मुझे बताएं, अगर 60 मिलियन से नंबर आपको बड़ा चाहिए तो नंबर ऑफ वेज की तरफ आते हैं। शाबाश बताइए बेटे, अब मेरे पास 8 लेटर्स नहीं है बच्चों, मेरे पास 7 लेटर्स है, क्योंकि मैं 6 को पहले प्लेस पे फिक्स करवा चुका हूं, उसको मैं नहीं ला रहा अपनी जगह से। अब 6 को नहीं ला सकते आप, 6 को आपने फिक्स कर दिया। अगर आपने इन 8 में से 6 को पहली पोजीशन में रख दिया तो अब आपके पास खाली 7 नंबर ही तो बचे, और वो 7 कौन कौन से बेटा? यहां से लेके यहां तक। जब बेटा 7 यहां से यहां तक बचे तो ऊपर देखो 7 आ गया। अब इन 7 में कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है चेक कर लो बेटा। 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है बेटा, अगला जो 3 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो बेटा इसकी वैल्यू बन जाएगी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर जब निकालने हैं हम कैलकुलेटर से तो आंसर बन रहा है 140 के इक्वल्स। आंसर बन रहा है 140 वेज। अरे यस, समझ में आई बात? दोबारा देखना बेटा, जो नंबर हमें दिए हुए थे ना 8, उनमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे थे। जब नंबर रिपीट होते हैं तो हम परम्यूटेशन का ये केस लगाते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ नहीं जाते। हमने क्या किया, परम्यूटेशन का केस लगाया। टोटल 8 लेटर्स थे, 8 उठा लिए, 8 में से दो जो है 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 3 जो 3 बार आ रहा है, तो टोटल वेज तो आ गए 1120 वेज। अब कह रहे उसके बाद अगले ही सवाल के हिस्से में कह रहे हैं कि बताओ उनमें से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 60 मिलियन से बड़े होंगे। तो अगर हम नंबर 60 मिलियन से बड़े चाहते हैं तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 6। तो इन सारों में से 6 को हटा दिया, 6 को फिक्स कर दिया पहले प्लेस पर, यानी 6 को आगे पीछे नहीं कर रहे। जब 8 में से 6 को हटा दिया तो बचे ही खाली 7, 7 यहां आ गया। अब इनमें 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। इन सबका आंसर निकाला तो ये 140 वेज वो है जिसमें हर नंबर बेटा 6 से ही शुरू होगा, तो यकीनन वो 60 मिलियन से बड़ा ही नंबर तो होगा बेटा। तो टोटल बनेंगे 140 वेज। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, चलिए जरा इसको कॉपी करने बेटा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ये, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मतलब मुख्तलिफ परम्यूटेशन, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है। कह रहे हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल आर पॉसिबल। सवाल का पहला हिस्सा, सवाल के पहले हिस्से में आपको एक वर्ड दिया जा रहा है, एसेंशियल। ये आपसे कह रहे हैं बताओ इस वर्ड को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो शाबाश बताइए बेटा, सवाल के पहले हिस्से में चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं। लेकिन ख्याल रखना बेटा, ये वर्ड एसेंशियल दोबारा मैट्रिक्स वाली कैटेगरी नहीं है। मैट्रिक्स वाली कैटेगरी में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था बेटा। ये कौन सी कैटेगरी, शाबाश, स्टैटिस्टिक्स वाली, मैथमेटिक्स वाली, जिसमें ई 2 बार आ रहा है, एस 2 बार आ रहा है। सही है, कुछ लेटर्स जो है इसके अंदर वो रिपीट भी हो रहा है। तो बेटा अगर मैं आपसे इससे टोटल वेज पूछूंगा, टोटल लेटर्स 9 आ गए, 9 में से बेटा ई जो है वो 2 बार आ रहा है। इसी तरह बेटा एस चेक कर लो, अरे यस वो भी 2 बार आ रहा है। तो बेटा इसका आंसर तो बन जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जरा बेटा कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे तो बनेगा 90720, 90720 वेज। अरे यस, समझ आ गई बात। पहला पार्ट तो आसान था, आते हैं बेटा दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी विल हैव द 2s टुगेदर। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ इनमें से, इन 90720 में से हम ऐसे कितने तरीके हों जिनमें जो 2s आ रहे हैं ना वो टुगेदर एक साथ आए। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस बना लूं 9, 1, मैं काउंटिंग डेसिमल नहीं बोल रहा, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये कह रहा है दोनों के दोनों एस, अरे यस, टुगेदर आए, एक साथ आए। पहले पार्ट में कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है बताओ इनमें से ऐसे कितने वेज हैं जिनमें एस एक साथ आए। तो हमने एस को एक साथ रखवा दिया। जब बेटा हमने एस को एक साथ रखवा दिया, इसका मतलब ये तो बन गया पूरा मिला के एक बंच। अब आप मुझे बताएं बेटा जो बाकी लेटर्स बच गए अपने पास वो कौन कौन से आ गए। तो बेटा ई आ गया, फिर उसके बाद ई आ गया, फिर एन आ गया, फिर टी आ गया, फिर आई आ गया, फिर ए आ गया और फिर एल आ गया। अरे यस यस, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो शाबाश, जरा मुझे ये बताएंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करवाना हो अगर मुझे इसी फॉर्मूले से, तो आप प्लीज मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स ये और एक बंच ऑफ एस जिसको हमने साथ जोड़ा है, जो हमसे कह रहा है कि एस टुगेदर रखवाओ, यानी एक साथ आए। तो 7 लेटर ये और एक जो ये बंच था एस का, तो अपने पास बेटा कितने लेटर्स हो जाएंगे टोटल, 8 हो जाएंगे। वेरी गुड। अब बेटा मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा मिला के मैंने 8 को एक सेट मान लिया, क्योंकि वो कह रहा है एस एक साथ आए, तो बेटा मैंने इसको क्या किया, अब मुझे बताओ इन सब में से 8, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं कर रहे, एक मान लिया। तो अगर इन दोनों को मिला के एक मान लिया है, तो जरा जो बच जाने वाले हैं उनमें चेक करो बेटा, ई 2 बार भी तो आ रहा है, तो अगर ई 2 बार आएगा तो नीचे भी 2 बार आ जाएगा। एस को मत काउंट करना बेटा, क्योंकि हम इसको 2 बार नहीं, इसको तो हम एक बंच ऑफ वैल्यू ही मान रहे हैं ना। अरे यस, अब 8 और 2 को बेटा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करवाएंगे तो 20160 आंसर आ रहा है, 20160 वेज। ये उतने वेज हैं जिसमें दोनों एस एक साथ आ जाएंगे। बेटा दोनों एस टुगेदर मतलब एक साथ आ रहा है, तो एक साथ आने का मतलब ये कि इनको रखवा दिया एक साथ, और एक साथ रखवा दिया तो एक बंच मान लिया, मतलब जस्ट एक लेटर मान लिया। अब ये वाला बंच बाकियों के साथ तो घूमेगा ना, तो बाकी कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां बंच। लेकिन इस पूरे बंच में से ई जो है वो 2 बार आ रहा है। इसको बेटे अलग अलग काउंट करना, क्योंकि ये एक बंच नहीं है, ये अलग अलग है। ई को हम अलग अलग करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी वाला ई यहां चला जाए और ये वाला एल इधर आ जाए। तो ये वाला पेयर तो ई का ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं एस एक साथ आए।
एस वाला सेट एक साथ टुगेदर आए, तो हमने एस को एक साथ रखा और एक बंच मान लिया। लेकिन ये वाला ई पहले भी आ जाए, भले बीच में आ जाए, भले आखिर में आ जाए, आएगा लेकिन ऑब्वियसली 2 बार। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला बंच मिला के 8 मान लिया। सबको सिंप्लीफाई किया बेटा 2010160 बेस आ गया। अच्छा, अब ये पार्ट नंबर 2 में कह रहा है सेपरेट। भाई पार्ट नंबर 1 में कह रहा था कि एस एक साथ आए, उनकी परम्यूटेशन बताओ, ये हो गई। अब कह रहे हैं दोनों एस एक साथ ना आए, तो बेटा मुझे बताओ जो टोटल वेज आए हैं, इन टोटल वेज में से अगर मैं ये वाले वेज माइनस करवा दूं, ये वाले वेज माइनस करवा दूं, कौन से वेज माइनस करवा दूं? वो वेज माइनस करवा दूं जिनमें एस एक साथ आए थे, तो जो मुझे जवाब मिलेगा माइनस करने के बाद यकीनन वो वही जवाब होगा जिनमें एस एक साथ शाबाश नहीं होंगे। अरे यस, दोबारा सुनो बेटा, 90720 वेज में दो तरीके शामिल हैं। इस अमाउंट में वो वेज भी है जिसमें एस एक साथ आ रहे हैं, एस जिनमें एक साथ आ रहे हैं, और इनमें वो वेज भी है जिनमें एस एक साथ नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस टोटल में से एस एक साथ आने वाले वेज को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, माइनस करवा दूं, तो जो बचेगा बेटा वो यकीनन वही तो बचेगा जिसमें एस एक साथ नहीं आएंगे। तो याद रखना बेटा, जब भी टुगेदर और नॉट टुगेदर वाला सवाल आए ना, तो पहले क्या करना, पहले टोटल वेज निकाल लेना, फिर टुगेदर वाला वेज निकाल लेना, फिर नॉट टुगेदर में क्या करोगे, टोटल में से टुगेदर वाले केस को माइनस करोगे तो नॉट टुगेदर वाला केस आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर सी में जब गए तो पार्ट नंबर सी में कुछ नहीं किया, जो टोटल आंसर आया था 90720 उसमें से माइनस करवा दिया बेटा 2 जो हमें टुगेदर वाला केस था। यानी टोटल में से टुगेदर वाला केस माइनस करवाओगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो यकीनन नॉट टुगेदर वाला केस आ जाएगा, 70560 वेज। तो अपने पास बेटा जो आंसर बना वो 70560 वेज बन गया। तो बेटा ये जो था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक के सवालात थे। बेटा उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन प्यारे बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये एक दफा सुनने में बात क्लियर नहीं होगी, ये आप कई दफा देखोगे ना बेटा इसको तो बात की समझ में आएगी, वरना सवालात ऐसे बेटा जो ट्रबल मेकिंग है। तो बेटा कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कुछ पुराने सवालों के साथ में इस सवाल का भी इंशाल्लाह फीडबैक आपको दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके बाद अगले वाले सवालों के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।